हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एग्री में। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ सोरघम ज्वार की खेती के बारे में। आज का यह वीडियो जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना सोरघम से क्वेश्चन आ सकता है या आने लायक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपको सोरघम के बारे में बहुत कुछ नया जानकारी मिलेगा, तो कृपया वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोरघम के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें बॉटनिकल नेम है सोरघम बाइकोलर, फैमिली है पोएसी, ओरिजिन हुई है इसकी साउथ अफ्रीका से, क्रोमोसोम नंबर है 2n=20, टाइप्स ऑफ प्लांट सी फॉर प्लांट है एंड शॉर्ट डे प्लांट है। और कुछ पॉइंट देखते हैं हम सोरघम के बारे में। तो पहला पॉइंट है सोरघम इज नोन एज द कैमल क्रॉप बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी इज विथ स्टैंडर्ड अगेंस्ट ड्रॉट। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इज आल्सो नोन एज अ कोर्स सीरियल किंग ऑफ सोरघम, मतलब सोरघम को कोर्स सीरियल ऑफ मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। और रानी है मैज, किंग ऑफ सीरियल वीट है, कोर्स सीरियल ऑफ किंग सोरघम है, क्वीन ऑफ सीरियल मैज है। इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन एज वेल एज वाटर लॉगिंग कंडीशन, मतलब ये सूखे की स्थिति के साथ साथ जल भराव के क्षेत्र में भी अपना अच्छे से वृद्धि विकास कर सकता है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा ड्यू टू हाई ल्यूसीन अमीनो एसिड कंटेन हाई डोज ऑफ सोरघम इन फूड केसेस पेलाग्रा डिजीज। इसका मतलब यह होता है कि लगातार या अधिक मात्रा में सोरघम का उपयोग खाने के रूप में करने से पेलाग्रा डिसीज रोग उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट है ज्वार कंटेनिंग HCN ध्रुनिक एल्कलाइड प्रेजेंट इन ईयरली स्टेज 40 to 45 डेज। यह आपको कहीं कहीं पर बुक में 30 से 35 डेज या 35 डेज भी देखने को मिलेगा। एंड इन अपर लिप्स ऑफ क्रॉप, कहने का मतलब यह है कि जो 40 से 45 दिन होता है उस क्रॉप के ऊपरी स्टेज, जो ऊपरी पत्ती होती है उसमें HCN प्रेजेंट होता है। इस स्टेज में हमें पशुओं को चारा खिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि हम इस स्टेज में पशुओं को चारा खिलाते हैं तो उनमें अफरा नामक एक रोग होता है जिसमें रुमेन फूल जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में खिलाने से होता है। सीड्सा 2 एक ऐसी वैरायटी है जो HCN कंटेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना सीड्सा 2 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें HCN कंटेंट नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है सोरघम इज अ ग्रोन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट कूल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के कूल नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़कर विश्व के सभी भागों में सोरघम की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोरघम बेल्ट्स इन इंडिया रिसीव 400 to 1000 mm रेनफॉल, मीन्स भारत में जो सोरघम की बेल्ट्स है वहाँ पर 400 से 1000 वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अब कहीं हम बात करें इन इंडिया में तो एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों में महाराष्ट्र आएगा। याद रखना एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तीनों महाराष्ट्र है ज्वार की। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या क्या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है सोरघम की। तो पहला पॉइंट है हमारा इट इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट ग्रेन क्रॉप एंड अफ्रीका 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन टर्म टन्स, या टन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यह 5वीं सबसे बड़ी अनाज की फसल है और टन भार की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोरघम इज मोस्टली ग्रोन इन सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल रीजन्स,
ड्यू टू इट्स रेसिस्टेंट टू हार्श वेदर कंडीशंस। मतलब सोरघम की कल्टीवेशन सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है, क्योंकि यह रेसिस्टेंस होता है सूखे की कंडीशन में भी अपना वृद्धि विकास कर सकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोरघम इज नोन एज अ हाई एनर्जी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। अगर हम यहीं पे प्रोटीन की बात करें तो सोरघम में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना प्रोटीन इसमें 10 से 12% पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज एंड एडॉप्टेशन सोरघम इज वन ऑफ द रियली indispensable crops required for the survival of humankind। कहने का मतलब ये है कि ज्वार अपने व्यापक उपयोग और अनुकूलता के कारण मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ज्वार वास्तव में चारे के रूप में उगाना एक इंडिस्पेंसिबल क्रॉप है, यानी अपरिहार्य क्रॉप है ये चारे के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया सोरघम ग्रेन इज यूज्ड प्राइमली फॉर लाइफ स्टॉक फीड्स एंड इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इथेनॉल प्लांट्स। नेक्स्ट है इन द लाइफ स्टॉक मार्केट सोरघम इज यूज्ड इन द पोल्ट्री, बीफ एंड पोर्क इंडस्ट्री। मतलब सोरघम का उपयोग हम लाइफ स्टॉक मार्केट में, पोल्ट्री में, बीफ और पोर्क इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम्स एंड फोलिएज आर यूज्ड फॉर ग्रीन चॉप, हे, साइलेज एंड पास्चर। मतलब चारा के रूप में करते हैं। हे एंड साइलेज वह प्रक्रिया है जिसमें हरे चारे को एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। हरे चारे में जितने पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो साइलेज में भी उपस्थित होते हैं। साइलेज का उपयोग हम अधिकतर विंटर सीजन में पशुओं को चारा खिलाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, हे एक सूखा अवस्था है चारा का। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक का। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन सी क्लाइमेट रिक्वायर्ड है सोरघम के लिए, क्योंकि यह एक खरीफ का फसल है। फिर भी हम देखते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट बेस्ट माना गया है। सेकेंड है इट कैन बी कल्टिवेटेड अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर एबव सी लेवल एरिया। मतलब समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती कर सकते हैं। रेनफॉल है इसके लिए 60 से 100 सेंटीमीटर तक का। यह एक शॉर्ट डे प्लांट है। अब बात कर लेते हैं हम सॉइल के बारे में। वेल ड्रेनेज सॉइल सूटेबल फॉर सोरघम कल्टीवेशन। मतलब हमें ऐसे सॉइल का चुनाव करना चाहिए जहां ड्रेनेज सुविधा अच्छी होनी चाहिए। बेक्ड सॉइल लोम सॉइल माना गया है। पीएच है 6 से 8.5। जिस मिट्टी का पीएच 6 से 8.5 हो वही मिट्टी बेस्ट होता है सोरघम कल्टीवेशन के लिए। अगर हम बात करें असिंचित एरिया की तो वहाँ पे हमें ऐसे सॉइल का चुनाव करना चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए। हालांकि सूखे की स्थिति में भी यह फसल अपना वृद्धि विकास कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा स्टेज होता है जिस स्टेज में हमें इरिगेशन या वाटर सॉइल में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है वहाँ पर हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल चुनाव करना है। आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्लाइमेट की ओर, क्योंकि क्लाइमेट में कुछ मैं बातें बताने भूल गया था, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 60 से 8 सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ के लिए चाहिए 27 से 32 सेंटीग्रेड तापमान। ये दोनों को याद रखना, अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है टेम्परेचर को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड प्रिपरेशन। आप सभी को पता ही है कि फील्ड प्रिपरेशन में जनरली करते क्या है। मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को 15 सेंटीमीटर गहरी टिलेज कर देते हैं।
उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चला देते हैं या 4 से 5 बार देसी हल चलाकर सॉइल को भुरभुरा कर देते हैं। शोइंग के पहले पाटा चलाकर सॉइल को समतल कर लेनी चाहिए। अधिकतर हम यह प्रक्रिया सभी में अपनाते हैं। कुछ हम और देखते हैं फील्ड प्रिपरेशन ऑफ सोरगम के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है लैंड सेलेक्टेड फॉर सोरगम सीड प्रोडक्शन शुड हैव गुड ड्रेनेज फैसिलिटी शो अस टू अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन। कहने का मतलब ये है कि सोरगम के लिए हमें ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो और जल भराव से बचना चाहिए। ऐसे सॉइल का हमें चुनाव करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस क्रॉप इन द लैंड शुड नॉट बी ऑफ एनी अदर वेराइटी ऑफ सोरगम। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि हमें या हम जो सॉइल का चुनाव किए हैं उस सॉइल में पिछले साल उगाए गए फसल का अवशेष या वैरायटी नहीं होना चाहिए उस फील्ड पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ इट इज ऑफ अदर वेराइटी और सेम वेराइटी ऑफ सोरगम क्रॉप ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस सीजन द सीड्स दैट माइट हैव फॉलन फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप शुड बी अलाउड टू जर्मिनेटेड आफ्टर इरिगेशन द लैंड। तीसरा पॉइंट कहने का यह तात्पर्य है कि हम जो मृदा का चुनाव किए हैं कहीं उस मृदा पर पिछले सीजन में चाहे वह सोरगम की फसल हो या अदर फसल की, अगर वैरायटी की सीड्स उस फील्ड पे है तो उसे हमें इरिगेशन के बाद जर्मिनेशन होने देना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा द जर्मिनेटेड सीडलिंग शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय प्लॉइंग। और जो जर्मिनेशन हुए सीड्स हैं है ना, उसको हमें जुताई करके नष्ट कर देना है। ये हुआ हमारा फील्ड प्रिपरेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या है, थैरम और कैप्टान 2.5 से 3 kg प्रति केजी सीड से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सोविंग टाइम के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता ही है सोविंग टाइम, क्योंकि खरीफ का क्रॉप है। फिर भी हम कुछ देखते हैं पॉइंट्स। ज्वार शुड बी शोन 1 वीक बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ मानसून इन ड्रॉथ। कहने का मतलब यह है कि सूखे क्षेत्र में मानसून के स्टार्ट होने के 1 सप्ताह पहले हमें सोविंग कर देनी चाहिए। जनरली सोविंग लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में करना चाहिए। टाइमली सोविंग रिड्यूस द इन्फेस्टेशन ऑफ स्टेम बोरर फ्लाई। कहीं हम समय में बुआई करते हैं सोरगम की तो जो एक इंसेक्ट लगती है स्टेम फ्लाई बोरर, वह नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीड एंड सोइंग। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर का देख लीजिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में देख लीजिए। सीड क्वेश्चन से सीड रेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सीड फॉर सीड पर्पस 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर, सीड फॉर फॉडर पर्पस 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं इरिगेटेड, जहां सिंचाई की साधन उपलब्ध है वहां ट्रांसप्लांटेड में लगता है 7.5 kg यानी 7.5 kg प्रति हेक्टेयर। डायरेक्ट सोन में लगता है 10 kg प्रति हेक्टेयर और रेन फेड वर्षाधारित क्षेत्रों में डायरेक्ट सोई करने पर 15 kg प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। अब बात करते हैं हम शोइंग के बारे में। तो लाइन सोइंग बेस्ट माना गया है सोरगम के लिए। और डेप्थ ऑफ सोइंग, हमें बीजों की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन 5 से 6 दिन बाद हो जाता है, मतलब हमारी शोइंग करने के 5 से 6 दिन बाद वह सीड जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो 45 × 12 से 15 सेंटीमीटर रोड टू रूट एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखना चाहिए सोरगम के लिए। प्लांट डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, इसे भी याद रखे रहना। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में पहला है आफ्टर फरो फार्मेशन, यानी फरो बनने के बाद फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली इन द फरो, मतलब फरो में समान रूप से खाद देना चाहिए। तो बेसल एप्लीकेशन नाइट्रोजन देते हैं 50%, फास्फोरस देते हैं 50 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास देते हैं 50 केजी प्रति हेक्टेयर। अब 25 दिन बाद फिर 25 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देते हैं और फिर 45 दिन बाद फिर 25 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन को 3 स्प्रेड या 3 डोज में क्यों दिया जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे नहीं हो, यूजी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में किया जाता है। सीरियल क्रॉप में बहुत ही कम मात्रा में इनका उपयोग होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट्स द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फॉर द डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम जानते हैं कि फल और वेजिटेबल मनुष्य के आहार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सिमिलरली, इन एडिशन टू NPK fertilizers, micronutrients are also to be applied to the seed crops। कहने का मतलब यह है कि हम NPK फर्टिलाइज़र को जिस तरह सीड क्रॉप में यूज़ करते हैं उसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग सीड क्रॉप में करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर जिंक डिफिशियंट एंड आयरन डिफिशियंट सॉइल 25 kg ऑफ जिंक सल्फेट एंड 50 kg ऑफ फेरस सल्फेट अप्लाई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द सॉइल कंडीशन इरिगेशन इज गिवन 1 in 7 days और 1 in 10 days। हमें सॉइल के कंडीशन के आधार पर 1 से 7 या 1 से 10 दिन में इरिगेशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट स्टेज इन विच ड्रॉट शुड बी अवॉइड, मतलब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होते हैं जिसमें ड्रॉट सूखा से हमें बचाव करना चाहिए ज्वार की फसल को। तो पहला है पेनिकल इमरजेंसी स्टेज, दूसरा है फ्लावरिंग स्टेज, तीसरा है सीड मैच्योरिटी स्टेज। इस तीनों स्टेज में हमें ज्वार की खेती में सूखे की स्थिति से बचना है और बचाव करना है। इन तीनों स्थिति में हमें किसी भी परिस्थिति में सिंचाई करना है या जल भरकर रखना है फील्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीट कंट्रोल के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा वीट कंट्रोल में फ्रॉम ईयरली स्टेज ऑनवर्ड्स सोरघम फील्ड शुड बी कीप्ड वीट फ्री, मतलब हमें प्रारंभिक स्टेज से ही सोरघम के फील्ड को वीट फ्री रखना चाहिए। फॉर कंट्रोल ऑफ वीट्स 500 ग्राम ऑफ एट्राजीन हैज़ टू बी स्प्रेड ऑन द सॉइल सरफेस डिसॉल्वेड इन 100 लीटर ऑफ वाटर 3 days आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग के 3 दिन बाद 100 लीटर पानी में 500 ग्राम एट्राजीन मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 1 irrigational हैंड बीडिंग शुड बी गिवन 30 to 35 days आफ्टर सोइंग, मतलब यह है कि बुआई के 30 से 35 दिन बाद हमें हैंड बीडिंग करना चाहिए, अपने हाथों से निराई गुड़ाई का कार्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डिसीज़ कंट्रोल के बारे में। तो इसमें लगता है सुगरी डिसीज़, जिसे इरगड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्प्रेइंग ऑफ 0.2% जीनेप शुड बी स्प्रे आफ्टर 45 days ऑफ सोइंग। सोइंग के 45 दिन बाद हमें सुगरी डिसीज़ के बचाव के लिए 0.2% जीनेप का छिड़काव करना। सुगरी डिसीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है स्पेसेलिया
शोरघी। ठीक, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। सोरघम के हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के बारे में बात करते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा, हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट एप्रोप्रिएट स्टेज। सोरघम क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड फ्रॉम 40 to 45 days after 50% flowering. At this stage, moisture containing will be around 20 to 22%. Seeds will have black layers at the basal portion. मतलब ज्वार की हार्वेस्टिंग एक उपयुक्त स्टेज में करना चाहिए जहाँ पे 50% हमें फूल दिखे, उससे 40 से 45 दिन बाद सोरघम की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। एंड उस स्टेज में मॉइस्चर कम से कम 20 से 22% रहे, जो उसका सीड रहे उसका बेसल पोर्शन रहता है वो ब्लैक लेयर में दिखाई दे, तब हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सीड विथ जर्मिनेशन एंड वाइग्रस वुड आल्सो बी हाई। मतलब बीज भार, अंकुरण और वाइगर्स अधिक हो, उस स्टेज में हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। ज्वार की जो देसी किस्म होता है वो 80 से 85 दिन बाद और संकर किस्म 120 से 125 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए कम से कम 25% नमी होना चाहिए। ठीक है, कहीं हम सोरघम की पेड़ी फसल लेते हैं, रटोनिंग क्रॉप, तो हार्वेस्टिंग द क्रॉप एबव 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर। मतलब हमें फसल की कटाई ज़मीन के 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से करना चाहिए। कटाई करने के दूसरे दिन हमें इरिगेशन देना चाहिए और नाइट्रोजन 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। कहीं हम ज्वार की रटोनिंग फसल लेते हैं तब यह क्रिया हमें अपनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है यील्ड। तो हाइब्रिड में आता है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जिसमें स्ट्रॉ मिलता है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। रैन बेस्ट 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 क्विंटल स्ट्रॉ मिलता है। जो देसी होता है उसमें 12 से 25 क्विंटल यील्ड प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सोरघम की वैरायटी के बारे में। मैं वैरायटी के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हूँ क्योंकि यह एक सीजनल क्रॉप है, तो याद रखना इनका जो ड्यूरेशन पीरियड रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 110 दिन तक का रहेगा और मिनिमम 100, मतलब जनरली ड्यूरेशन 100 से 110 दिन का रहेगा। यील्ड वैरायटी वाइज सबका अलग अलग रहता है, फिर भी एक स्पेसिफिक 40 से 45 से ज़्यादा किसी का यील्ड प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हाइब्रिड की अलग बात है, हाइब्रिड में 50 तक के ले लेना, बट नॉर्मल की हम बात करें तो 44 क्विंटल तक ही रहता है। इसलिए मैंने सोरघम की वैरायटी का डिटेल नहीं किया है और इसमें ज़्यादा कुछ फेंकना भी नहीं है। वैरायटी याद करना, ड्यूरेशन, यील्ड और कितना स्ट्रॉ प्राप्त होता है। ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है वैरायटी के बारे में, तो ज़्यादा कुछ मत फेंकना, नहीं तो किस्सा फिर उस लड़की के जैसे हो जाएगा, है ना, जो चल रहा है अभी आजकल ऑनलाइन, बोल रही है मुझे 100 लोगों ने मिलकर मारा है। तो वैसा ज़्यादा मत फेंकना, नहीं तो प्रोफेसर आपको 0 नंबर देके मार देगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वैरायटी के बारे में। तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है CSH1, 1964 में इसको बनाया गया था। एग्रीकल्चर के जितना इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनमें पूछा ही जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ज्वार का कौन सा है, तो CSH1 है, याद रखना। द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रबी ज्वार इज़ M35-1 है, याद रखना। ठीक है, फिर है मल्टी कट वैरायटी है SSG 59-3 एंड MP चेरी है। जो MP चेरी है वह मल्टी कट वैरायटी है सोरघम की। फिर लो HCN IS 208 एंड ड्रॉट एंड रेनफेड रेसिस्टेंस वैरायटी है CSH1 और CSH6 है।
हाई टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सोरघम टू स्ट्राइगा इज CSH5। ठीक है दोस्तों, वैरायटी में मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लगा है जो पूछा जाता अधिकतर एग्ज़ाम में। तो यही सारा कुछ देखते हैं हम। ज्वार की खेती में एक प्रक्रिया होती है थिनिंग, जो जर्मिनेशन के 15 से 20 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, थिनिंग की प्रक्रिया याद रखना, पूछा ही जाता है कि थिनिंग की प्रक्रिया ज्वार में कब किया जाता है। तो सोविंग के 15 से 20 दिन बाद। ठीक है, याद रखना। और इसके जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के जो पार्ट होते हैं उसको पेनिकल या हेड बोलते हैं, याद रखना। और जो सोरघम की प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा 1.4 से 2.4% तक पाई जाती है। मैं ये नोट करना भूल गया था, मेरे को अब याद आया तो मैं बता दिया। जिसको इम्पोर्टेंट लगे अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर कल्टीवेशन ऑफ सोरघम आप सभी को पसंद आया हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, कुछ डाउट है सोरघम से या कुछ छूट गया हो सोरघम से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।